ऐसा हुआ होगा कि आपने ये भी सुनने को मिला होगा आपको कि अरे लड़की है कैसे हैंडल कर पाएगी, इतना बड़ा मतलब व्यवसाय है, कैसे मतलब लड़की है तो कैसे कर पाएगी, इस तरह की बातें सुनने मिली होगी आपको। हाँ, वो बिल्कुल सुनने को मिलता है और लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ तो ये हमेशा ही सुनने को मिलता है। जैसे लड़कियां या महिलाएं किसी पोजीशन पे आती हैं, लीडरशिप पोजीशन पे खासकर, जी। तो उनके लिए दोनों ही बातें होती हैं कि लड़की है तो हैंडल कर लेगी, वन कट टू लड़की है तो कैसे हैंडल करेगी, ये दोनों ही बातें पहला वाला हमेशा आती तंज हैं। है। हाँ, मतलब लोगों को लगता है कि हाँ चलो लड़की है तो बहुत सारी चीजें वो हैंडल कर लेंगी बहुत इजीली, और फिर लगता है कि लड़की है तो पता नहीं उतनी कैलिबर होगी उनके अंदर कि वो इस तरह से चीजों को संभाल पाएंगी या नहीं। ये दोनों बातें तो हमेशा साथ साथ चलती हैं किसी भी। तो इससे कभी डिमोटिवेट हुई आप? कभी लगा नहीं, कि मैं एक्चुअली अपने जितने क्रिटिसिज्म को बड़ा पॉजिटिवली लेती हूँ, मेरी हमेशा से आदत रही है। कोई मुझे क्रिटिसाइज करता है तो मैं बहुत हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे बारे में ये बात मुझे बताई, मुझे पता चली। तो नेगेटिव लेने की जगह पे हो सकता है कोई भी बात हो तो उसको आप पॉजिटिवली लेंगे। क्रिटिसिज्म होना भी इम्पोर्टेंट है। आप जब क्रिटिसाइज होते हैं तो आपको अपनी कमियां पता चलती हैं, तो मैं बड़ा पॉजिटिवली लेती हूँ। और जब कोई इस तरीके का मुझे चैलेंज या क्रिटिसाइज करता है तो मैं उसको बड़ा एज अ चैलेंजिंग भी लेती हूँ कि हाँ ठीक है, आपको लगता है लड़की नहीं कर सकती है, तो वो बोल कर बताने से अच्छा है कि आप अपने काम में दिखा दो। बस काम शक्ति की आराध्य देवी माँ दुर्गा की आराधना का पर्व चल रहा है, चैत्र नवरात्र चल रहे हैं और इसी कड़ी में हम एक प्रोग्राम लेकर आए हैं, शी द शक्ति। हमारे साथ आज सुप्रिया द्विवेदी जी हैं, रंगरेजा की ओनर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुप्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। और आज क्योंकि हम महिलाओं पर बात करने जा रहे हैं, महिलाओं की मोटिवेशंस, उनकी लाइफ पर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपसे जुड़ना चाहूँगी कि आपने अपनी लाइफ को किस तरह से देखा है, क्या क्या स्ट्रगल्स झेली हैं, पहले आप ये बताइए। देखिए, मैं सुप्रिया द्विवेदी, मेरा नाम सुप्रिया द्विवेदी है, मैं रंगरेजा रेस्टोरेंट की फाउंडर हूँ। शुरुआत मैं करूँगी तो मेरा जन्म गोरखपुर में हुआ है और मेरी जो बेसिक स्कूलिंग और एजुकेशन है वो गोरखपुर का ही है। मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से। अच्छा। और साथ ही मैंने एमबीए भी किया है जी। और उसके साथ मैंने फिर 3 साल बैंक में नौकरी की है। उसके बाद मैं इस सेक्टर में आई हूँ, रेस्टोरेंट सेक्टर में। ठीक है। तो इस सेक्टर में आने तक का जो मेरा सफ़र रहा है वो, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे फादर का बहुत और मेरे मदर का, पेरेंट्स का बहुत अच्छा शुरू से ही विजन बहुत क्लियर था कि घर की बेटियों को पढ़ाना है, हायर एजुकेशन देना है जी। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि फादर मेरे बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहे। वो चीज़ें हम भाई बहनों में भी आई है। और शादी के बाद हस्बैंड भी वैसे ही थे, उनके साथ भी ये था कि ही हैज़ बीन ऑलवेज सपोर्टिव हर जगह पर। तो धीरे धीरे एक फ्लो के साथ चीज़ें आगे बनती गई हैं। एक तरह से आप लकी रही हैं इस मामले में, कह सकती हूँ मैं। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई भी महिला घर से बाहर निकलती है जी, तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उसके अपने लोग सबसे पहले उस पर भरोसा करें। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब आपके अपने लोग आप पे भरोसा करते हैं तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आता है जी। आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, आपके अपने आपके साथ खड़े हैं, तो आप लड़का हो या लड़की, किसी के लिए भी फैमिली सपोर्टिव होती है, स्पाउस सपोर्टिव होता है, परिवार, फ्रेंड सपोर्टिव है, तो ऑटोमेटिक एक बहुत अच्छा आपको एक किक मिलता है अपनी लाइफ में अपने हिसाब से चलने का जी। तो उस मामले में तो आई एम क्वाइट लकी। हाँ, तो चलिए ठीक है, घर के साइड से और आसपास जो लोग थे, आपके एनवायरनमेंट तो आपको बहुत अच्छा मिल गया, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आप बाहर निकली होंगी, या यूँ कहें कि आप जब रेस्टोरेंट के सेक्टर में आई, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की होंगी, क्योंकि रेस्टोरेंट एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आई होंगी। देखिए, दिक्कतें तो देखिए, कोई भी काम, जो चीजें आपको आज दिख रही हैं उसका बैकग्राउंड हमेशा दिक्कतों से भरा होता है। किसी की भी लाइफ ऐसी है ही नहीं कि जिसमें दिक्कत ना हो। यहाँ पे जहाँ आज हम बैठे हुए हैं, यहाँ तक आने में भी बहुत सारी चीजें ऐसे हमने पीछे झेल के और हम इस तरह से सामने आते हैं, या हमने वो सारा दौर देखा है जो शायद किसी भी कोई भी इंसान जब अपने किसी सपने की तरफ बढ़ता है या कोई काम करना चाहता है, और खासकर फीमेल्स के लिए गोरखपुर जैसी जगह, आज तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। मैं खुद देख रही हूँ, 8 साल से मैं वर्किंग हूँ, और मैंने देखा है कि 2012 में जब मैंने काम शुरू किया था और आज 2024 चल रहा है, तो कितनी सारी चेंजेस गोरखपुर में ही आ चुका है। लोगों को लेके, लोगों का नजरिया फीमेल्स को लेके कितना एक्सेप्टेबल हो चुका है। लोग महिलाओं को लेके बहुत एक्सेप्ट करते हैं, वो किसी भी फील्ड में आ जाती हैं तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये हमेशा से नहीं था। जब मेरा जर्नी शुरू हुआ था रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, तो सबसे पहले मेरे घर के ही लोग मेरे खिलाफ हो गए थे। उनका ये कहना था कि स्टेबल नौकरी छोड़कर ऐसे बिजनेस में क्यों जाना जिसमें आप डायरेक्टली
हर तरीके के लोगों को फेस करना पड़े। जी बिल्कुल। और प्लस फ्रंट में रहना है, आपका बिजनेस आप खुद चलाएंगे, कोई बाहर से आके तो चलाएगा नहीं, आपको हमेशा रहना पड़ेगा लोगों के लिए, तो सेफ नहीं है। बहुत एक एनवायरनमेंट भी होता है कि सेफ नहीं है, और खासतौर से गोरखपुर में अगर आप छोटी जगह पे स्टार्ट कर रहे हैं। और उस वक्त, आज का पता नहीं, आज तो बहुत सारी महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उस वक्त मुझे लगता है 2018 में रेस्टोरेंट फील्ड में शायद मैं पहली महिला भी थी, कोई और था भी नहीं चलेगा। तो ये बड़ा नॉन कन्वेंशनल हो गया था। लोगों को लगता था कि एक सेफ काम करो, बैंक की जॉब लोगों को फिर भी सेफ लगती है फॉर द फीमेल्स, और ये लगता था कि ये मतलब काफी अलग है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये चीज आती थी हमेशा से। अच्छा, आपने बताया कि आप मतलब आपका बच्चा भी था, मतलब शादी हो चुकी थी आपकी, फिर बैलेंस कैसे किया सब कुछ? स्ट्रगलिंग, मेन स्ट्रगल तो वहां से शुरू होती है मुझे लगता है। देखिए स्ट्रगल तो है, विमेन्स को जब सुपर विमेन लोग कहते हैं तो मैं बड़ा मतलब उस पे हो जाती हूँ कि एक प्रेशर डाल दिया जाता है विमेन्स पे कि आपको परफेक्ट होना है, सुपर विमेन। आपके 8 हाथ, वो फोटो देखी होगी आपने, 8 हाथ वाली विमेन, जिसमें किसी में झाड़ू पकड़ा है, किसी में लैपटॉप पकड़ा है, एक में बच्चा है, एक में, तो ये सब चीजें बड़ी एक्सपेक्टेशन बड़ी ज्यादा हाई होती हैं विमेन्स से सोसाइटी में। तो वो तो है ही, और क्योंकि प्रकृति ने भी महिला को कुछ ऐसा बनाया है कि वो सारी चीजों को बैलेंस करती है, और जितनी चीजें आती जाती हैं वो उसको अडाप्ट करती रहती है। शादी होकर महिलाएं ही क्यों पुरुष के घर जाती हैं? क्योंकि उनके अंदर वो चीज है कि वो जहां जाएंगी उस चीज को अडाप्ट कर लेंगे। तो बैलेंस तो देखिए बनाना पड़ता है, एंड जब आप कोई चीज करना चाहते हो अपने लाइफ में तो रास्ते अपने आप निकलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और डिफिकल्ट होता है, घर, परिवार, प्रोफेशन, समाज, आपको सारी चीजें बड़ी डिग्निफाइड तरीके से लेके चलना है अगर जो, और एक अच्छे नाम के साथ आगे बढ़ना है, तो आपके ऊपर प्रेशर भी होता है काम का। बट अगेन सुप्रिया द्विवेदी जी ना केवल एक रेस्टोरेंट चलाती हैं, बल्कि इसके साथ इन्होंने एक बड़ा प्यारा सा इनिशिएटिव भी लिया है, वो है जनता फ्रीज का, जिसमें ये छोटे छोटे बच्चों को अपने रेस्टोरेंट में, मैंने कई तस्वीरें भी देखी हैं, आप यहाँ पर बुला के ले आती हैं, उन्हें कह सकते हैं ना कि मोमेंट वाली खुशियां उनको देती हैं, और उनको अच्छे अच्छे खाने जो शायद उनको नॉर्मल लाइफ में नहीं नसीब होते हैं वो प्रोवाइड कराती हैं सुप्रिया जी। सुप्रिया जी, इसकी मतलब ये इनिशिएटिव तो आपने लिया, लेकिन इसकी मोटिवेशन कहाँ से आई आपको? देखिए, मैं सबसे पहले आपको जनता फिश के बारे में बताना चाहूंगी। जनता फिश 2019 में हमने स्थापित किया था, लॉन्च किया था। उसके पीछे की कहानी ये है, क्योंकि हम एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो हमारे रेस्टोरेंट में बहुत सारा खाना बर्बाद होता था। जी। तो एक दिन ऐसा लगा कि कुछ ऐसा करते हैं कि ये जो खाना हम फेंकते हैं, बांटते नहीं बनता था, कितने लोगों को हर दिन कौन बांटेगा, कहाँ जाएगा कुछ लोगों को। तो एक ऐसी जगह देते हैं जहाँ वो खाना लाके हम रखें और वहां से ऑटोमेटिक उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको उसकी जरूरत है। ये थॉट प्रोसेस था जनता फिश के पीछे, कि हम अपने रेस्टोरेंट में हो रही खाने की बर्बादी को रोकना चाहते थे। तो हमने वो फ्रिज एस्टेब्लिश कर दिया। फिर उस फ्रिज को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जब हम उसमें खाना रखना, जो हमारे पास खाना बचा हुआ था, हमने रखना शुरू किया, तो धीरे धीरे लोग आने लगे, बहुत तरीके के लोग आने लगे, मतलब गरीब भी आने लगा। ऐसा भी हुआ है कि कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी आते होंगे जो जरूरतमंद नहीं। बिल्कुल, मेरे मतलब रात में 12-1 बजे कभी रेस्टोरेंट के जो हमारा सीयूजी नंबर है उस पर कॉल आती है, और लोग कहते हैं कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, मैंने आपकी जनता फ्रिज के बारे में सुना हूँ, मैं स्टेशन पे हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है खाने के लिए, क्या आपके पास खाना अवेलेबल है फ्रिज में इस वक्त? और लोग आते हैं, खाते हैं निकाल के। तो हमने हमेशा से एक स्लोगन दिया था कि जनता फ्रिज सबका है, मतलब किसी ऐसा नहीं है कि हमने किसी कैटेगरी को के लिए बनाया है कि गरीब ही आएगा, निम्न वर्ग ही आएगा, जो पॉवर्टी रिडन है वही आएगा। अच्छा, कोई भी आए, सिचुएशन तो ऐसी होती है ना। तो हमने वो शुरुआत की, फिर उसमें खाना रखना शुरू किया, फिर और लोग भी जुड़ते गए। बहुत सारी जगहों से खाना आता है हमारे पास, लगन के सीजन में, वेडिंग सीजन में खाना बर्बाद जहाँ हो रहा होता है, अलग अलग मैरिज हॉल से, अलग अलग रेस्टोरेंट से आता है खाना, लोग लेके आते हैं, रखते हैं उसमें। तो ये एक शुरुआत हुई जो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। अब इसके साथ साथ फिर हमें ये लगा कि हम अगर लोगों को खिला सकते हैं तो एक सेवा भाव भी जुड़ गया उसमें। बिल्कुल। फिर हमने खुद भी खाना बना के उसमें रखना शुरू किया। शुरुआत से ही शुरू कर दिया था, 1 हफ्ते के अंदर ये सब चीजें शुरू हो गई थी। जब वो जो भी मॉडस ऑपरेंडी हमने फॉलो किया और हमें लगा कि सक्सेसफुल है, तो हमने फिर ये भी शुरू किया, और वो सेवा भाव से जुड़ता चला गया। आज के टाइम में आप अभी 4 से 5 के बीच में जनता फ्रिज के पास जाएंगी तो आपको 50 की तादाद में लोग बैठे मिलेंगे जो खाने का वेट करते हैं। आप कभी भी जाइए और चेक कर लीजिए, कोई भी चेक कर सकता है। मतलब अब एक ऐसा फ्लो बन चुका है, लोगों को पता है कि हाँ खाना रखा जाएगा, और वहाँ हर तरीके के लोग आते हैं। बहुत गरीब, बूढ़े, ऐसे लोग हैं जो कहीं बैठते थे या
भीख मांग रहे हैं या रिक्शा चला रहे हैं, वो अब रेगुलर खाना खा रहे हैं। ये करते करते हम, क्योंकि बच्चों के लिए करने का हमेशा से एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर भी रहता है, और बीइंग अ फीमेल एक बच्चों के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहा है। तो हम अलग अलग एनजीओ से बच्चों को ले आते हैं अपने पास, और वो हम अपना, जैसे रंगरेजा का जो इनॉग्रेशन था वो भी छोटे बच्चों ने ही किया था एक एनजीओ के। तो हमने एक वो फॉलो करके रखा है कि हाँ ये बच्चे वो जब आते हैं तो मुझे लगता है किसी भी ऐसे लोगों को बुलाने से अच्छा है कि वो आए और वो हमारे यहाँ जब खाते हैं एक अलग लेवल की उनके चेहरे पे खुशी रहती है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो ना केवल एक बिजनेस वुमेन बल्कि इसके साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हैं सुप्रिया, और मुझे आपसे बात करके इससे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ठीक है, हमने सोचा तो था कि हम बिजनेस पे बात करेंगे, आपकी लाइफ आपकी मोटिवेशन पे बात करेंगे, लेकिन ये चीज़ सुन करके मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मेरा इंटरव्यू सार्थक हो गया। वेल ये सारी बातें तो हैं सुप्रिया जी, ये बताइए कि मोटिवेशन, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कोई एक ऐसी मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी महिला जिसको लेकर करके आपको लगता हो कि भाई ये मेरी लाइफ का एकदम मोटिवेशन है, इसको मैं फॉलो करना चाहती हूँ। देखिए, मैं मोटिवेशन से ज्यादा इंस्पिरेशन पे बिलीव करती हूँ। मैं इंस्पायर होती हूँ लोगों से। ठीक है, ठीक है। तो ऐसी कोई एक महिला नहीं है। जब मैं सुधा मूर्ति को देखती हूँ तो भी मैं इंस्पायर होती हूँ। मेरे पास हमेशा एक इस तरह की किताब पड़ी रहती है, मतलब उसमें बहुत अलग अलग तरीके की, मैं हमेशा एक बायोग्राफी अपने साथ रखती हूँ किसी फीमेल फाउंडर की। अच्छा। बहुत सारी फीमेल फाउंडर से, स्पेसिफिकली जो बिजनेस से जुड़ी हुई हैं। अच्छा। इंदिरा नूई है, मैंने उनको पढ़ा। मैंने लगभग सारे फीमेल फाउंडर्स को, अरुंधति भट्टाचार्य को पढ़ चुकी हूँ मैं। इस तरह की जितनी भी फीमेल फाउंडर्स मैं उनको पढ़ती हूँ। उनसे एक्चुअली और कुछ नहीं होता है, आप इंस्पायर होते हो, आप देखते हो कि हाँ उनकी लाइफ का जो पार्ट था या स्ट्रगल था उससे आप कितना रिलेट कर पा रहे हो। तो जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे आप लैक कर रहे हो ना, तो आप उनके लाइफ से कुछ उठाकर अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हो और वो चेंज लाता है। तो मैं किसी एक से तो नहीं कहूंगी, क्योंकि सच में मैं कभी किसी एक से इंस्पायर नहीं हुई हूँ। मैं अपने अगल बगल जितनी फीमेल्स हैं सबको देखती हूँ, मैं आपसे भी इंस्पायर हूँ। मैं कुछ ना कुछ सीखना चाहती हूँ और सीखती रहती हूँ अपने अगल बगल। एंड नॉट ओनली फीमेल्स, मेल्स भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी में, और सब एक दूसरे के पूरक ही हैं, कोई कंपटीशन वाली बात नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ से जो सीख सकूँ, जो अपना सकूँ, जो अच्छाई किसी की अपने अंदर ला के थोड़ा सा भी चेंज ला सकूँ जी, बस मैं यही कोशिश करती हूँ, और कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, आखिर में बस आप मुझे ये बताएं कि कोई एक ऐसा टाइम रहा होगा जब सुप्रिया द्विवेदी को ये लगा होगा कि यार छोड़ देते हैं, खत्म करते हैं, परेशान हो गए हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो ऐसा फेज जब आया तो आपने कैसे डील किया, फेज क्या था? ये स्टार्टिंग का ही फेज था, रेस्टोरेंट के स्टार्टिंग का ही फेज था, जब लगता था कि क्यों आ गया इस इंडस्ट्री में। जॉब ही अच्छी थी, जॉब अच्छी थी, बहुत अच्छी लगती थी जॉब। उस वक्त लगता था कि गलत डिसीजन हो गया। मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल रॉ बताती हूँ मैं आपको अपना स्टार्टिंग फेज का एक्सपीरियंस। जब रेस्टोरेंट लॉन्च हुआ 2018 में, तो फील्ड का कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं इस फील्ड का, बिल्कुल हिट एंड ट्रायल पे चल रहा था। अच्छा, मतलब कोई पढ़ाई नहीं थी, मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड का, ना मैंने कोई पढ़ाई की है इस फील्ड की, ना मैंने कहीं इस फील्ड में पहले काम किया। मैं बैंकिंग सेक्टर में थी, बिल्कुल डिफरेंट। इंजीनियरिंग की है, वो भी बिल्कुल डिफरेंट। तो सारा मेरा करियर पाथ बिल्कुल डिफरेंट रहा। अचानक से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भगवान ले आए मुझे, मेरा महत्वाकांक्षा, मेरी चीजें वहां लेके आई मुझे जी। तो मुझे लेकिन एक बड़ा बिलीव रहता है हमेशा से कि मैं वाइब्रेशंस पे बड़ा बिलीव करती हूँ। आप जो सोचते हो आप वो कर लेते हो। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता था कि नहीं ठीक है, अगर कुछ कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे, हो जाएगा। बहुत नेगेटिविटी के बाद भी मैं ये सोचती थी कि हो जाएगा। तो लेकिन जब वो स्टार्टिंग का फेज आया, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। स्टाफ हमने कहीं कहीं से कोई कंपनी हायर की और उनसे स्टाफ लिया, उनसे शेफ लिया, ऐसे करके हमने स्टार्ट किया। एंड देन भगवान की दया ही कहेंगे कि पहले दिन ऐसी वेटिंग लगी, इतनी भीड़ आई रेस्टोरेंट में कि हम उसको संभाल नहीं पाए। आज वेटिंग लगती है, बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हमारा सिस्टम सेट हो चुका है, सब कुछ संभल जाता है। पर उस दिन वेटिंग लगी तो लगा कि इतने लोग क्यों आ गए, कैसे डील करेंगे सबसे। हम तो इमेजिन ही नहीं कर रहे थे। 3 बजे तक तो रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली था। लगता था कि एक कस्टमर आएगा कि नहीं। अपना पहला कस्टमर मुझे आज भी याद है, गेस्ट कौन आया था। अच्छा। तो उनको लेके मैं बहुत मतलब लगता था कि चलो भगवान आए हैं, गेस्ट ऐसे लगते थे जी। लेकिन 3 बजे के बाद जो भीड़ हुई ना, वो संभालना बहुत मुश्किल था। पूरा सिस्टम कोलैप्स कर दिया। 3 दिन लगातार भीड़ होती रही। मतलब भीड़ तो बाय गॉड ग्रेस हमेशा हुई, लेकिन जो शुरुआती 3 दिन थे वो बहुत डिफिकल्ट थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे। मतलब खुद से मॉकटेल बनाकर सर्व
करना तक ये भी हमने किया है। तो वो बहुत, किचन में खड़े होकर सुपरवाइजर की जगह खाना भी लगवाना, मतलब कोई ऐसा काम नहीं था जो नहीं हुआ नहीं उस वक्त, किया। क्योंकि पूरा सिस्टम संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। जी। तो वो जो स्टार्टिंग का फेज था वो मेरे लिए आज भी जब मैं सोचती हूँ तो बड़ा नाइटमेयर की तरह है। लगता था रात में 2 बजे घर वापस जाते थे कि क्यों आए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे ये सही होगा। लेकिन फिर वही है, भगवान की दया से 1 हफ्ते के अंदर पूरा सिस्टम स्टेबल हो गया। हमने तुरंत हम इस और रिसर्च करते गए, R&D करते गए, लोगों को खोजते गए, हमें सपोर्ट मिलता गया, हम पहुंचते गए लोगों तक। जी। तो जब आप रिसर्च करते हो, उस फील्ड में होते हो, ऑटोमेटिक धीरे धीरे रास्ते बनते हैं, आपके कनेक्शंस बनते हैं। हमें और कनेक्शंस बनाने हमने शुरू किए। हमारे पास किचन की टीम और अच्छी स्ट्रांग हुई, हमारे पास सर्विस की टीम स्ट्रांग हुई, हमने स्टोर सेटअप किया, हमने सिक्योरिटी सेटअप किया, धीरे धीरे। लेकिन वो स्टार्टिंग फेज मैं कभी नहीं भूलूंगी। एंड शायद वो याद करती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा आज भी मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत जोड़े रखता है जमीन से, कि हाँ वहां से निकल के हम यहाँ तक आए। एक सिस्टम सेट किया है हमने, मैं सिस्टम की बात कर रही हूँ, एक सिस्टम सेट किया है जिसकी बदौलत यहाँ शांति से बैठ सकती हूँ मैं। नहीं तो वो वक्त था जहाँ 1 मिनट भी लगता नहीं था कि बैठ पाएंगे, और बैठ गए तो ये चलेगा कैसे। सही बात, तो वो डिफिकल्ट था। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सुप्रिया जी। लास्ट में आप हमारे दर्शकों को, खास तौर से हमारी जो महिला दर्शक हैं, उनको अगर आप कोई 2 लाइनर या आप अपनी लाइफ की कोई भी ऐसी चीज़ जो शेयर करना चाहते हो, जो उन्हें इंस्पायर करे, वो आप शेयर कर लें। जाते जाते मैं सभी से, स्पेशली यंग गर्ल्स से बोलना चाहूँगी जो अपनी लाइफ में कुछ सपने देख रही हैं या कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहती हूँ। तो मैं यही कहती हूँ कि कोई भी वक्त गलत या सही नहीं होता कुछ भी स्टार्ट करने के लिए, आपको बस स्टार्ट करना होता है। तो आप कभी ये मत सोचना कि हाँ अब यहाँ तक आ चुके हैं, अब से स्टार्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, आगे जाके सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। आपको बस अपने पैशन को समझना है, खुद को समझना है। कभी भी किसी को देख के भेड़ चाल में चलने की जरूरत नहीं है। अपने आप को समझिए कि आप क्या कर सकते हैं। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, कोई भी बिजनेस, कोई भी करियर ऑप्शन रहेगा, आप उसमें आगे निकल जाओगे अगर आप खुद को समझते हो। मैं सभी लेडीज से या यंग गर्ल्स से यही बोलूँगी कि आप अपने आप को सबसे पहले समझिए, आप क्या चाहते हैं लाइफ से ये समझिए, एंड देन उस पर काम करिए। और रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, रुकावटें हमेशा आती हैं, किसी के भरोसे मत बैठिए। जिस दिन आप खुद सोचेंगे कि निकलना है बाहर, आप निकल जाएंगे। पीछे लोग हमेशा खींचते रहेंगे, आपको कोशिश करके आगे निकलना है। तो लोगों को लगता है मेरा एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया या बढ़ पाई, तो एटमॉस्फेयर कभी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो बस मैं यही कहूँगी कि बनाते रहिए अपना एटमॉस्फेयर और लड़ते रहिए अपने लिए हमेशा। बहुत अच्छा आपने बोला, एक्चुअली मैं भी इंस्पायर हो गई और ये हमारे साथ सुप्रिया द्विवेदी जी थी। हमारे साथ और भी अन्य महिलाओं से हम बातचीत करेंगे, ऐसे इंटरव्यूज हम आपके सामने लेते आएंगे। आप देखते रहिए शीतल शक्ति। नमस्कार।